तो बड़ा सवाल है कि क्या विंटर प्लान से पुतिन फतह कर लेंगे यूक्रेन पर? यूक्रेन पर पुतिन का ठंड में अटैक का प्लान क्या है? रूसी आर्मी सर्दियों में किन किन ठिकानों पर अटैक तेज करेगी? क्या रणनीति है और कौन से वो लोकेशंस हैं, कौन से वो ठिकाने हैं जहां पर सबसे पहले अटैक करेगा रूस? सबसे पहले उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पावर प्लांट पर हमला और तेज कर देगा। इसके अलावा ऑयल डिपो को भी टारगेट बनाने की कोशिश है। यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना ज्यादा नेस्तनाबूद किया जा सकता है, कितना उसे तबाह किया जा सकता है, ये रूस ने इस सेकंड राउंड अप में पहले से ही क्लियर कर दिया है। लिहाजा यहां पर और ज्यादा अटैक तेज होंगे। बिजली सप्लाई को कैसे खत्म कर दिया जाए, यानी पूरी तरीके से यूक्रेन में कैसे ब्लैकआउट हो जाए, कैसे अंधेरे में डूब जाए यूक्रेन, ये रणनीति होगी रूस की। ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर होंगे यूक्रेन के लोग। यूक्रेनी सेना को रसद भेजने में दिक्कत होगी क्योंकि चारों ओर बर्फबारी, बर्फ की मोटी परत और उसके बीच आवागमन में दिक्कत। लंबी दूरी की तोपों और ड्रोन से अटैक रूस करेगा, यानी एक ओर से बर्फबारी, बर्फ में यूक्रेन जम रहा होगा और वहां पर लंबी दूरी की तोप और ड्रोन से इन सभी टारगेट पर रूस ने तैयारी कर ली है अटैक करने की। यह विंटर प्लान है, सबसे पहला विंटर प्लान, और इसी के जरिए रूस ने रणनीति के तहत अटैक करने का पूरा खाका पहले से खींच कर रखा हुआ है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी और इनके अलावा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी। सबसे पहले शिवाजी मैं आपके पास आता हूं। यह तस्वीर बहुत पहले से साफ थी, बहुत पहले से सर हम चर्चा कर रहे थे कि विंटर आएगा और एक दूसरा प्लान एक्टिवेट होगा, और उसी के तहत शायद खेरसौन से विड्रॉ किया था पुतिन ने, पीछे हटी थी वहां से सेना। और अब आपको लगता है कि ये जो स्पॉट्स हमने बताए, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत हो, या फिर कम्युनिकेशन जो सेंटर्स हैं, उनको सबसे पहले रूस टारगेट करेगा। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, ये वेपनाइजेशन ऑफ विंटर, इसके लिए माहिर हैं पुतिन और वो करेंगे। सच्चाई यह है कि क्या करेंगे, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बर्बाद कर ही रहे थे जिसके अंदर बिजली, पानी, और अब जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेंगे वो करेंगे एनर्जी पे, जिसके अंदर गैस भी है, ऑयल भी है और बिजली भी है। और बिजली ना होना इसका मतलब यह है इस ठंड में जहां पर टेम्परेचर माइनस से 5 डिग्री से 10 डिग्री गिर जाता है तो मनोबल तोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अभी इरादा है पुतिन का कि किसी तरीके से पब्लिक का मनोबल तोड़ा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जाए, एनर्जी स्ट्रक्चर जो है उसको बिल्कुल एक प्रकार नाकाम करना। तो ये मुझे लगता है इस स्ट्रेटेजी से 3 चीजें करेंगे। एक तो पहली बात जो बताया था आपने खारासोन से, वो टैक्टिकल प्लान विड्रॉल था, वो इसका मतलब कतई नहीं था कि उन्होंने खारासोन में हार मान ली, वो दोबारा अटैक खारासोन पे करेंगे, खारासोन को लेंगे। मगर सच्चाई ये भी है कि कीव और खार्किव पे अब वो ज्यादा बमबारी करेंगे मिसाइल से, रॉकेट से। मगर जो चिंता का विषय पुतिन के लिए अभी भी है वो डॉनबस का इलाका है, ईस्ट यूक्रेन में डोनेत्स्क, लुहांस्क और आपका जो कि मारियापोल के पास है, वहां पर उसको अभी भी सेटबैक पे एक बात सेटबैक मिलने, क्योंकि आपको ये देखना है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह लोग सोच रहे हैं कि एक ऑफेंसिव मैन्यूवर था जहां पर जर्मन अंदर जाते रहे और रशियन ने किसी टाइम के बाद उनकी सप्लाई चेन को काट दिया। ये हालात यहां पर नहीं होंगी। वो इसकी वजह यह है ईस्ट यूक्रेन में जो लड़ाई है वो है बिल्टअप एरिया की छोटी लड़ाई है और वहां पर कहीं ना कहीं यूक्रेन हावी है रूस पे। तो दो बातें हैं, कहीं तो उसको यूक्रेन को थोड़ा सा फायदा होगा विंटर में जो कि डोनबस के इलाके में, मगर रूस जो है वेपनाइजेशन करेगा विंटर का। नहीं, लेकिन रामेश्वर जी एक जो बातचीत है कि पूरी तरीके से पावर प्लांट को पहले से टारगेट रूस ने करना शुरू कर दिया था। जनरेटर पहुंच रहे हैं लेकिन जनरेटर कितने कारगर होंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, उसके लिए भी ऑयल की जरूरत होगी। तो ये शायद जब से ये युद्ध शुरू हुआ रूस को पता था, इसीलिए शायद जंग और ज्यादा लंबी खींची। इंतजार था इसी ठंड का कि बर्फबारी होगी, यूक्रेन को मजबूर करेंगे घुटना टेकने के लिए। देखिए जो इस वक्त हो रहा है इस लड़ाई के अंदर, ये हाइब्रिड वॉरफेयर का एक हिस्सा है। हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर हर एक किस्म की जो भी आपके पास हथियार हैं, असला हैं, न्यूक्लियर है, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर है, वो सारी चीज़ शामिल होती है। और जैसा जनरल सिवाज साहब ने बताया, पहले भी रूस ने विंटर्स का इस्तेमाल अपनी कैंपेन के लिए किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आपने देखा स्टालिनग्राड के ऊपर जब जर्मनी ने हमला बोला था, वो विंटर्स के अंदर उनकी जो डिफीट थी उसकी वजह से विंटर्स ही होती थी। लेकिन एक फ़र्क यहाँ पर यह है कि अभी तक जो भी विंटर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिस भी देश ने किया हो, वो एक स्टैंडिंग आर्मी के अगेंस्ट किया था। लेकिन इस वक्त जो इस्तेमाल हो रहा है वो आम सिविलियन जनता के ऊपर किया जा रहा है।
97% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर भी मिसाइल अटैक्स हुए हैं रशिया के, वो सब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का है। उसका मुद्दा सिर्फ एक है कि अपोजिशन वाले को उनकी जो फाइटिंग विल पावर है उसको ब्रेक करना, वो एक रशिया का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और जिसके अंदर टेरेन और ये आपने रामेश्वर जी बिल्कुल ठीक बात बोली, क्योंकि इससे पहले डब्ल्यूएचओ का अलर्ट भी है। डब्ल्यूएचओ का अलर्ट है कि यूक्रेन में लाखों लोगों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होगी सर्दियों में। जाहिर सी बात है, जो पावर क्राइसिस है, उस पावर क्राइसिस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा असर वहां के नागरिकों पर पड़ेगा, क्योंकि सोल्जर्स तो फिर भी ट्रेंड होते हैं कि बदलते मौसम में खुद को कैसे सर्वाइव करना है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उनके पास ज्यादा होता है नागरिकों की तुलना में। मैं आपके पास आता हूं, अगर बातचीत हो रही है कि विंटर प्लान की, बातचीत हो रही है कि विंटर प्लान में पुतिन फतह क्यों कर सकते हैं, तो आपको बताते हैं कि इस खंड में रूसी सेना यूक्रेन पर भारी क्यों पड़ने वाली है। उसकी कई वजह है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि दरअसल यह समय कितना क्रूशियल है। विंटर युद्ध के लिए रूसी सैनिक ज्यादा तैयार होते हैं। रूस के पास सर्दियों से निपटने के लिए ज्यादा और उन्नत किस्म के उपकरण मौजूद है। सर्दियों को देखते हुए रूस ने हथियार पहले से डिजाइन कर रखे हैं। विंटर में सैन्य रणनीति बदलने में माहिर है रूस की सेना। यूक्रेन के दक्षिण में सबसे पहले हमले तेज हो सकता है रूस के द्वारा। रूस के पास सर्दियों में खाद्य सामग्री भेजने का प्लान है, यानी रसद कैसे पहुंचे उसके सैनिकों तक, इसकी पूरी तैयारी रूस के पास पहले से है। बर्फबारी यूक्रेनी सेना की बढ़त को रोक सकती है, क्योंकि उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और यही लिमिटेड ऑप्शंस उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकते हैं। शिवाजी, ये जो लिमिटेड ऑप्शंस यूक्रेन के पास है, जो जिसका जिक्र रामेश्वर जी कर रहे थे कि नागरिकों के लिए बड़ी चुनौती, सोल्जर्स के पास तो फिर भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ज्यादा होता है, वो ज्यादा ट्रेंड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस की सेना उन पर भारी है। हाँ, देखो, ये हमें समझना पड़ेगा कि अब भी हम सोच रहे हैं कि रूस की फौज जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रेंड थी और काबिल थी, वैसे अभी भी है। क्योंकि अगर आप रूस यूक्रेन लड़ाई को शुरू से पढ़े तो किसी ने ये नहीं सोचा था यूक्रेन इतने दिन तक लड़ पाएगा, क्योंकि रूस जो है सेकंड मिलिट्री पावर है और यूक्रेन 12वीं मिलिट्री पावर है। $60 बिलियन खर्च करती है रूस, मगर जिस प्रकार से लड़ाई अभी तक चली है, कॉन्स्पिरेशन आर्मी जिस प्रकार से रूस के साथ थी, तो मुझे लगता मैं यहां पर थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा शिवाजी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, रूस की सेना, उसका खर्च, लेकिन अगर अमेरिका से मदद नहीं मिल रही होती तो क्या आपको लगता है कि यूक्रेन अब तक टिका होता? नहीं, बिल्कुल। देखो, मैं ये बातचीत और नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। और ठंड के मौसम में मदद कितनी पहुंचेगी, उस मदद को सर्वाइव कर पाना, उस ठंड के मौसम में पावर आपके पास नहीं रहेगा, पावर क्राइसिस आपके पास नहीं रहेगा, जनरेटर्स आ रहे हैं पश्चिमी मुल्कों से, लेकिन वो कितना काम करेंगे, उनके लिए भी तेल की जरूरत पड़ेगी, चुनौतियां तो ज्यादा होंगी सर। हाँ, बिल्कुल। देखो, सच्चाई यह है कि हम गलत लेसन ले लेंगे जिस प्रकार से आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बर्फ है, ये सर्दियां दोनों तरफ मार करेगी, ये रूस को भी करेगी और यूक्रेन भी। अब रूस जो है उसकी स्ट्रेटेजी कुछ अलग है। रूस की स्ट्रेटेजी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करे पूरे यूक्रेन का और मनोबल तोड़े लोगों का। वो मनोबल टूटता है तो फिर बात अलग है। मगर अगर ये भी सच्चाई है कि वो एनर्जी क्राइसिस कराना चाहते हैं, बिजली पानी को बंद कराना चाहते हैं, वो भी ठीक है। मगर अगर ये भी समझने की कोशिश करो, जो हथियार अभी मिल रहे हैं यूक्रेन को, वो नेटो से, चाहे हाइमार्स है, उन हथियारों से, रामेश्वर जी, उन हथियारों से यूक्रेन की सेना तो लड़ लेगी, लेकिन जनता का क्या, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो कैसे सर्वाइव करेंगे सर इन विंटर्स में? बहुत डिफिकल्ट है इस प्रकार ऐसे विंटर्स के अंदर रहना। देखिए रूस की क्या स्ट्रेटजी है। जो ये अभी इस वक्त कर रहे हैं वो साइबर वॉरफेयर से भी कर सकते हैं। साइबर वॉरफेयर में क्या है, आज की तारीख में जितना भी आपका सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी IT बेस्ड हैं। उसको उसमें दखलंदाजी की जा सकती है, लेकिन रूस उससे भी एक स्टेप आगे जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके अंदर भी अगर आप देखें, यूक्रेन के अंदर जो पावर सप्लाई है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तरफ से जा है, जो कि जिनको गैस नहीं चाहिए, कोल नहीं चाहिए, ऑयल नहीं चाहिए। इस हालत के अंदर अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चालू रहेंगे तो इनकी एनर्जी क्राइसिस का कोई सवाल नहीं होता है। इसलिए वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है, उसको भी नहीं करने दे रहे हैं। और जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पावर का, उसके ऊपर उन्होंने वो हमले कर रहे हैं। उससे क्या होगा, अभी आप देखिए, आपके गर्म विंटर्स हैं तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम उनके नहीं है, क्योंकि गैस भी नहीं है, ना पावर है। क्योंकि घर के अंदर खाना बनाने के लिए आपके पास वो इस पूरे इलाके में इंडक्शन से पूरा कुकिंग होती है, वो नहीं है। आपके मोबाइल चार्जिंग नहीं होगी, आपकी बैटरी चार्जिंग नहीं होगी।
आपके कंप्यूटर जो एयरलाइंस, रेलवेज और ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करते हैं, वो नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और ये एक बड़ा फर्क होगा, क्योंकि ठंड से पहले, सर्दियों से पहले, तब तो सबवे में जाकर लोग रुक जा रहे थे, किसी तरीके से सरवाइव कर रहे थे। लेकिन ठंड में वहां की आम जनता सरवाइव कैसे करेगी? यूक्रेन के सैनिक तो सरवाइव कर सकते हैं, जो थोड़े बहुत उपकरण उनके पास हैं और जो बड़ी तादाद में हथियार आ रहे हैं, उसके खिलाफ वो उसका जवाब दे सकते हैं, उनके सारे। लेकिन यूक्रेन की जनता जवाब कैसे देगी? साथ ही एक और बड़ी चुनौती है, और बड़ी चुनौती है बायोलॉजिकल वेपन्स की। इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। तो रूस की ओर से यह बड़ा दावा है, रूस यूक्रेन बॉर्डर के पास यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका लगातार मौजूद है। बायोलॉजिकल यानी जैविक हथियार अमेरिका वहां पर बना रहा है। ये जैविक या फिर यूं कहिए कि बायोलॉजिकल वेपन कितने खतरनाक होते हैं, अब वो भी आपको बताते हैं कि कितने खतरनाक है ये हथियार। ऐसा हथियार जिसमें विस्फोटक नहीं होता है। बायोलॉजिकल हथियार से वायरस अटैक किया जाता है। हथियार में जानलेवा वायरस और फिर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना वायरस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और माना जा रहा है कि यह भी एक तरीके का बायोलॉजिकल वॉर है। जैविक हमले में लोग बीमार हो जाते हैं, जैविक हमले से मौत तक हो जाती है। शरीर पर इसका असर बेहद खतरनाक होता है और लंबे समय तक होता है। कई मामलों में लोग विकलांग हो जाते हैं, मेंटल इलनेस यानी कई तरीके की गंभीर मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जैविक हथियार से बड़े पैमाने पर मानवीय तबाही होती है और आमतौर पर इंटरनेशनल अगर वॉर प्रिंसिपल्स की बातचीत करें तो इस तरीके के हथियारों की पाबंदी है, यानी आप युद्ध में इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद जब से ये जंग शुरू हुई है तब से इस तरीके के हथियारों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रशिया और अमेरिका की ओर से हो रहे हैं। अब कितना खतरनाक होता है बायोलॉजिकल वेपन, इसे भी आप समझ लीजिए। ऐसा हथियार जिसका हमने जिक्र किया कि जिसमें विस्फोटक नहीं होता है, बायोलॉजिकल हथियार से वायरस अटैक होता है, केमिकल का इस्तेमाल होता है, जैविक हमले में लोग बीमार हो जाते हैं, लोगों की मौत तक होती है और शरीर पर इसका बेहद खतरनाक असर होता है, बड़े पैमाने पर मानवीय तबाही होती है। युद्ध में बायोलॉजिकल वॉर क्या होता है उसे भी आपको बता देते हैं कि बायोलॉजिकल वॉर किसे कहते हैं। अगर जो विस्फोटक है, मिसाइलें हैं, उनको छोड़कर अगर वायरस के जरिए युद्ध लड़ा जाए या फिर केमिकल के जरिए युद्ध लड़ा जाए तो यह जैविक और बायोलॉजिकल वॉर की कैटेगरी में आता है। जैविक हथियार कम समय में बड़ी तबाही मचाते हैं, जैविक हथियार गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं और इसका सीधा असर आम नागरिकों पर होता है, ऐसी बीमारियां जिससे लोग मरने लगे। जैविक हथियार सामूहिक नरसंहार को अंजाम दे सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा पहलू है। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रामेश्वर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। बायोलॉजिकल वॉर, आपको लगता है कि ये विंटर में सबसे ज्यादा खतरनाक बात हो सकती है बदलते मौसम में? नहीं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है इसका विंटर या समर से कोई खास ज़्यादा वो फर्क नहीं है। जैसा आपने कोविड के दौरान देखा कि ये बड़ी तेज़ी से फैलता है और जो भी केमिकल्स या वायरसेस इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो सामने वाली जो फौज है और सिविलियन जो पॉपुलेशन है उसके अगेंस्ट किया जाता है। आपने अपने आप ही बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत मास डिस्ट्रक्शन के तरीका होता है। दूसरी बात जो आपने पहले बताई कि रूस ने अमेरिका के अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगाए हैं कि वो जैविक हथियार जो है उनको यूक्रेन की मदद कर रहा है, तो ये कोई नई खबर नहीं है, ये खबर बहुत पहले से है। और जो इस वक्त ये जो बयानबाजी चल रही है ये बेसिकली डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग होती है, ताकि उसके दो मुद्दे होते हैं। एक तो है सामने वाले को ये बताना है कि देखिए साहब, हमको मालूम है आपके पास ये हथियार है, आप इसका इस्तेमाल ना करें। और दूसरा ये है टू कीप ए विंडो ओपन, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो हम भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के मल्टीपल पर्पसेस हैं, ये बेसिकली डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग है। रूस, अमेरिका, यूक्रेन और ये सभी कंट्री एनबीसी जो हथियार हैं उनके और जैविक हथियार हैं उसके इस्तेमाल के अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रीटीज है, उनके ये सिग्नेटरीज हैं। नहीं तो जंग में, शिवाजी, जंग में क्या इन ट्रीटीज का कोई मतलब रह जाता है या फिर सिर्फ हार और जीत मायने रखती है? एक तो ये बात, और बदलती परिस्थितियों में क्या ये सारे सिद्धांत टूट नहीं जाते हैं? देखो, आप अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखें तो ज़्यादातर केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत कम हुआ है, ज़्यादातर कंट्री ने फॉलो किया है और ना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हुआ है 1945 के बाद। मगर ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं ये शिकायतें हैं और ये कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर भी उंगली हैं। उन्होंने भी सीरिया में, इराक में इस्तेमाल हुए हैं, केमिकल वेपन भी इस्तेमाल हुए हैं। मगर ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम होते हैं। अगर आप रूस यूक्रेन की लड़ाई अभी तक की देखें तो दोनों तरफ से ये क्लेम थे कि कहीं डर्टी बम का इस्तेमाल हो रहा है,
फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल हुआ, मगर कोई पुख्ता इंटेलिजेंस नहीं है। अभी तक मुझे लगता है कि बायोलॉजिकल वारफेयर और केमिकल वारफेयर का यूज इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर जैविक हथियार इस्तेमाल होते हैं तो बहुत भयानक है। लेकिन वो जो फ्लेम्स ऊपर से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही थी, सर्किल में आग की लपटें दिखाई दे रही थी, फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल की बात हुई, वो क्या था? वो देखो, आपको मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि क्लेम थे, काउंटर क्लेम थे, उसको कोई प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि जिस प्रकार से ये हथियार इस्तेमाल होते हैं ये बहुत भयानक रूप ले सकते हैं। और जिस प्रकार से अभी जैविक की बात करें, आपने बताया ये यूक्रेन में लैब पहले ही थी अमेरिका की, ये रूस ने पहले ही बताया था, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी मैं मानता हूं कि अमेरिका यही नहीं बाकी जगह भी कर रहा है। और ये वुहान लैब से जो कोविड-19 हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं लीक हुआ है, ये भी ऐसे ही बायोलॉजिकल वेपन है। पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, बायोलॉजिकल वेपन में ये डबल एज वेपन है। ये जो है फैलता है तो ये हवा और क्लाइमेट के कारण फैलता है, टेम्परेचर में ये आपके ऊपर भी मार कर सकता है, तो ये भी बड़ा ध्यान देना है। पर मैं ये कहूंगा अभी तक जितने भी देश हैं, ज्यादातर जो भी आप कहेंगे कि सिविलाइज्ड नेशन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आप बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन और न्यूक्लियर वेपन कम इस्तेमाल हुए, स्पेशली बायोलॉजिकल। और इस लड़ाई में मैं ये मानता हूं जो आप बार बार कह रहे हो कि डर्टी बम, फॉस्फोरस बम, वो क्या थे जो दिखाए गए हैं, मुझे लगता है ये एक प्रकार से जो हाइब्रिड वारफेयर का हिस्सा है। ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम हैं, अभी तक कोई प्रूव नहीं हो पाया है दोनों तरफ से कि कोई बायोलॉजिकल या केमिकल। एक चीज मैं आप दोनों लोगों से समझना चाहूंगा कि आखिरकार जब बायोलॉजिकल वेपन की बातचीत होती है तो इनकी कैटेगरी क्या क्या होती है, किन खतरनाक वायरसेस का इसमें इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को यह बता दें कि कौन कौन से मुल्क हैं दुनिया में जिन्होंने जैविक हथियार बना लिए हैं, जो जैविक हथियार से अटैक करने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर बनाने से अभी इससे इनकार कर रहे हैं। तो यह बताना भी बहुत जरूरी है, जैविक हथियार बनाने वाले मुल्क कौन से हैं, उनके बारे में आप जान लीजिए। अमेरिका, जर्मनी, रूस, चीन, 17 देश ऐसे हैं जो जानकारी है कि जैविक हथियार बना चुके हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पर इन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है, यानी वो इनकार करते रहे कि उनके पास जैविक हथियार है। अब यहां पर रामेश्वर, ये बहुत गंभीर बात हो जाती है। रूस के पास भी जैविक हथियार है, अमेरिका के पास भी जैविक हथियार है। जैसा शिवाज जी ने कहा, यूक्रेन में पहले से बायोलॉजिकल लैब है, वहां पर इस तरीके के वेपन्स मौजूद हो सकते हैं। तो क्या दोनों मुल्क में से कोई रिस्क लेगा? पहली बात कि इस तरीके के बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि खतरा तो दोनों मुल्कों को होगा। और दूसरी बात, क्या यूक्रेन को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर रहा? देखिए, मैं इसको थोड़ा हायर लेवल के पर बताना चाहता हूँ। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर, और ये जो जितने भी हथियार हैं काफ़ी देशों के पास हैं, और ये जो हथियार हैं ये डिटरेंस के लिए हैं। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजिक डिटरेंस ऑफ द कंट्रीज एंड मिलिट्री डिटरेंस। इसका इस्तेमाल एक्चुअली ऑन ग्राउंड मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, लेकिन डेस्परेट सिचुएशन में शायद कोई कंट्री जो है वो इसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन ऐसा कोई वाकया बड़ा नहीं आया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जबकि इन तीनों तरीके के जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल है। नहीं तो 9 महीने से जो जंग खींच रही है, आपको लगता नहीं है कि ये जितनी जंग लंबी खींचती जाएगी पुतिन इतने डेस्परेट हो जाए, या फिर दूसरा पक्ष इतना डेस्परेट हो जाए, डेस्परेशन इस लेवल पर पहुंच जाए? सर, मैं इस चीज को और एक्सप्लेन करता हूं। अभी तक ये धारणा थी कि जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या केमिकल या बायोलॉजिकल बॉम्ब्स हैं, उसकी वजह से कन्वेंशनल जो वॉर है, जो आजकल पिछले 280 दिनों से टू बी प्रिसाइज जो यूक्रेन में चल रही है, कि उसका जो विंडो जो है बड़ा छोटा है। लेकिन इस वॉर ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि जो डिटरेंस है एनबीसी का, ये एक बहुत ही कायम चीज़ है, और ये चीज़ है डिटरेंस ने स्टे किया है, जिसकी वजह से पिछले 10 महीनों से ये कन्वेंशनल वॉर चल रही है। और किसी भी देश ने, हालांकि नहीं, उसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है ना, उसकी एक बड़ी वजह रामेश्वर जी ये भी तो है ना कि रूस ने इसे अपनी ओर से फुल टाइम वॉर नहीं डिक्लेयर किया है। सर, रूस ने ये कहा है कि ये हमारा मिलिट्री ऑपरेशन है, हम फुल टाइम वॉर की कंडीशन में नहीं है। कैंपेन्स की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं। उन्होंने तो, रूस ने तो बताया इज अ स्पेशल ऑप्स है। स्पेशल ऑप्स में जिस तरीके की फौज आपको देख रहे हैं, टैंक्स भी हैं और हर किस्म मिसाइल्स भी हैं, हर एक चीज़ है, छोड़कर एनबीसी हर एक चीज़ उन्होंने इस्तेमाल करी है। तो वो क्या कहते हैं और वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड में क्या चीज़ है, उसमें बड़ा फ़र्क रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक डिटरेंस जो है वो डिटरेंस कायम है, और मेरे ख्याल से नहीं लगता है कितना भी डेस्परेट सिचुएशन हो जाए ये तीनों हथियारों का इस्तेमाल इस क्षेत्र में होगा। शिवाजी जी, आपकी इस पर टिप्पणी, और क्या आपको ये लगता है कि रूस अगर फुल टाइम वॉर डिक्लेयर करके जंग लड़ रहा होता तो इसी तरीके से लड़ता?
हाँ देखो, नहीं, हाँ बिल्कुल, मुझे लगता नहीं कि कोई उसमें फर्क है, क्योंकि अगर उसने बोला स्पेशल ऑपरेशन है, पर ग्राउंड पे तो वो हर चीज इस्तेमाल कर रहा है। मगर मैं इस चीज पे सहमत हूँ, एक चीज जो ये न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजिकल वारफेयर है कि ये डेटरेंस के वेपन है, बिल्कुल ठीक है, मगर जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है ये चीप नेशन के लिए वेपन है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार बनाना मुश्किल है, तो छोटा देश भी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन बना सकता है। और जल्दी से एक चीज बता दीजिए, एक चीज सुनो, बायोलॉजिकल वेपन का सबसे बड़ा फायदा है डिनाइबिलिटी फैक्टर है। अगर आपने बायोलॉजिकल वेपन यूज भी कर दिया केमिकल, आप उसको डिनाई कर सकते हैं। तो इसलिए इस हथियार को सबसे डेंजरस माना जाता है। अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो यह भी नहीं पता चलेगा किस साइड ने कहां यूज किया। दूसरा, जो आप बोल रहे हो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं, हाँ एक हालात में, अगर पुतिन कॉर्नर हो जाते हैं और वो ह्यूमिलेट होते हैं और उनको वे आउट नहीं होता, तो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अभी अच्छा, आखिर में जल्दी से ये बता दीजिए कि कौन कौन से वायरसेस होते हैं जिनका प्रमुख तौर पर जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है बहुत कम समय। देखो, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, जो ऐसे जर्म जिनसे एक प्रकार बीमारी फैलते, जैसे ये कोविड-19 था, वो एक ऐसा ही था, और सब सोच रहे हैं हो सकता है ये जानबूझ के छोड़ा हुआ वायरस हो चीन से, या ये गलती से छूटा हुआ है। तो ऐसे कई देश हैं जो करें। अगर आपको याद में ले जाऊं, अभी चीन और पाकिस्तान के अंदर, रावलपिंडी के अंदर अगर आप देखें लैब बनाई जा रही है, वहां पर भी ये डर था कि ये बायोलॉजिकल हथियार बनाने। वो सिंपल है, वायरस है, वायरस को एक टेम्परेचर पर रखा जाता है, अगर उसको एनवायरनमेंट में छोड़ा जाए तो वो वहां से घातक हो जाते बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। वक्त इतना ही है, लेकिन ये जंग अपने सबसे भीषण दौर में पहुंचने वाली है। खतरे दो हैं, यूक्रेन बचेगा कैसे ठंड में, खासतौर पर अपने उनके नागरिक कैसे सर्वाइव करेंगे, और जिसका जिक्र यहां पर हो रहा है कि डेस्परेशन कहीं इस लेवल पर तो नहीं पहुंच जाएगा कि अनकन्वेंशनल जो वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, कहीं उनका इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा। ये दो बड़े चैलेंजेस हैं।